मेरी छोटी बहन की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। जब चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि यह हामला है, जबकि मेरी बहन की अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने डॉक्टर को बच्चा जाया करने का बोला तो वो बोली, ये बच्चा मुझे दे देना, मैं इसके बदले तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। मेरी बहन कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो अस्पताल बंद था। मैंने दाई को बुलवा कर डिलीवरी करवा दी, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मैं सारे दिन की थकी रात ही अंधेरा फैलने के बाद घर गई थी। मैं इस कदर थक चुकी थी कि अब बैठा भी नहीं जा रहा था। सोचा था कि घर जाते ही खाना खाकर सो जाऊंगी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि शायद सुकून मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं घर गई तो अम्मी मुंह फैलाए बैठी थी। मैं जल्दी से इनके पास गई और बोली, अम्मी क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। अम्मी के माथे पर बल उभरे थे। वो कहने लगी, अरे रहने दो, तुम्हें हमारी क्या परवाह, तुम तो मुलाजमत करती हो, हम पर एहसान है तुम्हारा, तुम घर का राशन चला रही हो, हम जिए या मरे तुम्हें इससे क्या। मैं घबरा गई और बोली, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बताएं कि हुआ क्या है। अम्मी कहने लगी, तुम्हें 2 दिन से कह रही हूँ कि किरण की तबीयत खराब है, इससे अपने अस्पताल चेकअप के लिए ले चलो, मगर तुम्हारे कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती। मैंने अपना माथा पीट दिया था। मैं बोली, अम्मी आपको पता है ना कि मैं एक नर्स हूँ, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ काम करती हूँ। हमारे अस्पताल में हामला औरतों का ही इलाज किया जाता है, आम नजले और बुखार वाले मरीज डॉक्टर नहीं देखती। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप किरण को खुद से अस्पताल ले चलें। अम्मी बोली, मैं क्या करूँ, वो भी तुम्हारी ही बहन है, जैसे तुम किसी की नहीं सुनती वैसे ही तुम्हारी बहन भी किसी की नहीं मानती। मैं इसे जब भी कहती हूँ कि डॉक्टर के पास चलो तो वो गुस्से से मुझे चुप करवा देती है, कहती है दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो बाजी के साथ ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और बोली, आप फिक्र ना करें, मैं कल इससे लाजमी ले चलूंगी। अब आप मुझे ये बता दें कि क्या बनाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी कहने लगी, कुछ भी नहीं बना, बहन तुम्हारी बीमार पड़ी है और मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर के काम काज करती फिरूं। जाओ जाकर कुछ पका लो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। मैंने सर हिला दिया और उठकर अबाया उतारा और हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी, मगर मेरी तकलीफ तो किसी को नजर ही नहीं आती थी। काश अबू हमें छोड़कर ना गए होते, काश मौत की देवी हम पर इस कदर जल्दी मेहरबान ना हुई होती, तो आज ये हालात ना होते। मैं घर की बड़ी बेटी थी, एफएससी कर चुकी थी, डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मुझसे अबू ने वादा भी किया था कि कुछ भी करके तुम्हें मैं डॉक्टर की तालीम जरूर दिलवाऊंगा, मगर वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए और मुझे अपनी तालीम अधूरी छोड़कर मुलाजमत करना पड़ गई। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि मुझे एक अस्पताल में ही नर्स की मुलाजमत मिल गई थी। डॉक्टर तो मैं नहीं बन पाई थी, मगर मैं इसी में खुश थी कि अस्पताल में मुलाजमत कर रही थी। मुझे ये मुलाजमत करते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। घर का बोझ मेरे ही कंधों पर था। मैंने किरण को पढ़ाया लिखाया, बीए के बाद अब इसने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अम्मी इसकी शादी के लिए परेशान रहती थी, अक्सर मेरे साथ अपनी परेशानी शेयर करती थी कि बताओ अब मैं क्या करूं। किरण की उम्र गुजरती जा रही है, इसके लिए मुनासिब रिश्ता कहां से तलाश करूं। और तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता था कि अम्मी क्या आपको मैं नजर नहीं आती? मैं तो किरण से भी 4 साल बड़ी हूँ, मेरे तो सर के बाल भी सफेद होने लगे हैं। एक दिन अम्मी ने मेरे सामने फिर से किरण की शादी का जिक्र छेड़ा तो मैं बोली, अम्मी आप मेरे मुतालिक कुछ क्यों नहीं सोचती? अम्मी बोली, शाल तुम्हारी फिक्र मुझे नहीं है, तुम अपना कमाती हो, मैं अगर मर भी गई तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, असल परेशानी तो मुझे किरण की है। अब मैं अम्मी से कैसे कहती कि मैं ये जॉब बड़ी मजबूरी के तहत कर रही हूँ, मैं भी ब्याह करना चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। वो दिन कितना अच्छा होगा ना जब मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिनकी परवरिश मेरे जिम्मे होगी और घर का राशन पानी मेरे शोहर के जिम्मे होगा। मुझे 2-2 बसें बदल कर मुलाजमत पर नहीं जाना पड़ेगा। खैर ये सब बातें मेरे दिल में ही थी, मैं इनको जुबान पर लाने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। मैं किचन में खड़ी प्याज काट रही थी और साथ साथ रोटी चली जा रही थी। मैंने पुलाव बना लिया था क्योंकि इस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी, रोटी और हांडी नहीं बना सकती थी। अगले दिन मैंने अस्पताल से छुट्टी कर ली थी, बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत जरूरी था। मैंने किरण से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो बहुत घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं बाजी इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मैं बोली, अगर तुमने ठीक होना होता तो अब तक हो
हो चुकी होती, मुझे इल्म हो गया कि तुम्हारा ये बुखार दवाई के बगैर ठीक नहीं होना। किरण बोली, बाची आप किसी क्लिनिक से मुझे दवाई ला दें, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि घर से बाहर निकल सकूं। मैं बोली, किरण बस बहुत हो गया, फजूल बातें करना छोड़ दो। मैंने तुम्हारे खातिर छुट्टी की है और इस छुट्टी की वजह से मुझे इस महीने तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलेगी। चलो अब उठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। किरण रोने लगी थी मगर मैंने इसके रोने की कोई परवाह नहीं की थी। वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। मैं इसे शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में ले गई थी। किरण ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, बाची अभी भी वक्त है, मुझे वापस ले चलें। मैंने चुपचाप पर्ची बनवाई और किरण को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूछा कि मरीजा को क्या हुआ है, तो मैं बोली, इसको हैजा हो गया है, सारा दिन उल्टियां करती रहती है। डॉक्टर ने चेकअप किया तो मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखकर बोली, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मरीजा को हैजा नहीं हुआ बल्कि ये तो हामला है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बोली, आपको डॉक्टर किसने बना दिया है? आप जैसे नाअहल डॉक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मरीजों की जान चली जाती है। मेरी बहन किरण अभी कुंवारी है, फिर मुझे बताएं कि यह हामला कैसे हो गई। डॉक्टर कहने लगे, ये आप मुझसे नहीं अपनी बहन से पूछें, मेरे ख्याल में यही आपको इस बात का बेहतर जवाब दे सकेगी। मैं चुप कर गई थी। डॉक्टर ने अदवियात लिख दी मगर मैंने वो पर्ची नहीं उठाई थी। मैं बोली, मुझे आप जैसे नाअहल डॉक्टर की दवाई अपनी बहन को नहीं देनी है। मैं किरण का हाथ पकड़कर बाहर आ गई थी। मैं बोली, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तो पहले ही सुन रखा था कि सरकारी अस्पताल में अनाड़ी डॉक्टर बैठते हैं, बस पैसों की वजह से मजबूर थी, नहीं तो तुम्हें कभी भी इस अस्पताल में ना लेकर आती। मेरी बहन चुप थी और इसकी चुप मुझे खटकने लगी थी। अब मुझे डॉक्टर ने एक नया जाविया भी दिखाया था। मेरे दिमाग में कुछ खटकने लगा था। अस्पताल में सारा दिन मेरा सैकड़ों हामला औरतों से सामना होता था। मैं पहचान सकती थी कि कौन सी औरत पेट से है और कौन सी नहीं। मुझे अब यही महसूस हो रहा था कि शायद किरण सच में हामला है, मगर ये बात नाकाबिले यकीन थी। मैं अपनी तसल्ली की खातिर किरण को अपने डॉक्टर के पास लेकर आई थी। मैंने डॉक्टर इरम से कह दिया था कि मेरी बहन का बहुत अच्छे तरह से चेकअप कीजिएगा। इसने हामी भर ली। जैसे ही किरण का चेकअप हुआ तो डॉक्टर कहने लगी कि तुम्हारी बहन हामला है। मैंने बेयकीनी से किरण की जानिब देखा था, वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, बाची मुझे बदनाम होने से बचा लें। मैं डॉक्टर इरम से बोली, मेरी बहन गैर शादीशुदा है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप हमारी मदद करें। डॉक्टर इरम ने भी मुझे अजीब सी नजरों से देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही झटके में मैं इनकी नजरों से गिर गई हूँ। डॉक्टर कहने लगी, पहले मुझे एक बार तफसीली चेकअप करने दो, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो कहने लगी कि ये बच्चा अब 3 माह का हो चुका है। अब अगर इसको खत्म करने की कोशिश की तो माँ की जान को खतरा है, इसलिए आप इतना बड़ा कदम मत उठाएं। मैं तो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, किरण तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ क्या? तुम कितना गलत कदम उठाने जा रही हो। तुम एक यतीम लड़की हो। यतीमों पर तो वैसे ही लोग उंगलियां उठाने के लिए तैयार रहते हैं, ऊपर से तुमने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। मुझे बताओ कि इस बच्चे का क्या मकाम होगा? तुम इसे क्या नाम दोगी? लोगों से क्या कहकर इसे तारुफ करवाओगी? किरण तुमने तो हमारे सर में खाक डाल दी है। किरण ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो बोली, बाची मुझे बचा लो, मैं बदनाम नहीं होना चाहती, ये बच्चा खत्म कर दो। बेशक मेरी जान चली जाए, मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस मैं इस बोझ के साथ नहीं रहना चाहती। मैं डॉक्टर इरम के साथ काम करती थी। जब भी इसने हम दोनों बहनों को इतना वक्त दिया था, इसकी तो आदत थी कि वो मरीज को 10 मिनट में फारिग कर देती थी। मैं बोली, डॉक्टर आप कुछ करें, कोई तो राह निकालें। डॉक्टर ने हम दोनों की जानिब देखा था, फिर बोली, मैं सच कह रही हूँ, बच्चे को खत्म करने की कोशिश की तो माँ की जान को खतरा है। तुम लोग ऐसा करो कि इस बच्चे को जन्म दे दो, फिर ये बच्चा मैं किरण से ले लूंगी, इसके बदले मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने किरण की तरफ देखा तो वो खामोश हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर इरम से सौदा कर लिया था और इसमें हमारा ही फायदा था। एक
तो किरण की बदनामी भी नहीं होती और फिर बच्चा भी महफूज हाथों में चला जाता। हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते, जिससे कम अज कम किरण की शादी तो हो जाती। हम दोनों घर आ गए थे। किरण बोली, बाजी तुम्हें मेरी कसम है, अम्मी को इस बात के मुतालिक मत बताना, मैं इनकी नजरों से गिरना नहीं चाहती। मैंने सर हिला दिया था। घर आए तो अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मैं बोली, अम्मी इसको ऐसा हुआ है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मुझे इल्म ही नहीं हुआ था कि मेरी बहन ये सब कर रही है। मैं तो अपनी मुलाजमत में इस कदर उलझी हुई थी कि घर की जानिब कोई ध्यान ही नहीं गया। खैर, फिर मुझे तो यही लग रहा था कि अम्मी ने हर चीज पर मुकम्मल तवज्जो दी होगी, मगर शायद ऐसा नहीं था। शाम गई, मैं अपने कमरे से निकली। किरण की नजरें झुकी हुई थी। वो बहुत परेशान थी। मैं इसके हाथ थाम कर इसे छत पर ले गई थी। मैं बोली, बताओ किरण, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है और ये गुनाह किसका है? किरण रोने लगी और बोली, मैं कुछ नहीं जानती। इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आपे से बाहर हो गई थी। मैंने एक ही बार देकर कई थप्पड़ किरण के मुंह पर दे मारे थे। मैं बोली, इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि किसका बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है? मैं अभी तुम्हें अम्मी के रूबरू ले जाऊं ना तो तुम सारा सच उगल दोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं सच जानना चाहती हूँ। मुझे इस लड़के का नाम बताओ, मैं बात करके देखूंगी। हो सकता है कि वो तुमसे शादी पर रजामंद हो जाए और तुम्हारा बच्चा भी किसी को देना ना पड़े। किरण मुसलसल रोते जा रही थी। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो बोली, बाची खुदा गवाह है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही मेरा ताल्लुक किसी लड़के से है। मैं तो सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती हूँ, घर से तो निकलती भी नहीं। बेशक आप अम्मी से पूछ लें, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे डॉक्टर इरम का हाथ है। मैंने गुस्से से भरी निगाह अपनी बहन पर डाली थी और बोली, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मेरा तजर्बा बहुत ज्यादा है, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम इस लड़के का नाम मुझसे छुपाना चाहती हो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही पूछ रही हूँ। मैं मुकम्मल राजदारी से इस लड़के से मिलूंगी। इसको बताऊंगी कि तुम हामला हो चुकी हो। इसके पैर पड़ना पड़ा तो मैं पैर भी पकड़ लूंगी, मगर इसे हर हाल में तुमसे शादी करने पर रजामंद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने अपना सर दीवार में मारना शुरू कर दिया था। वो बोली, बाजी मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब तुम्हारी डॉक्टर इरम की वजह से हुआ है। मुझे इस वक्त किरण पर बहुत तरस आया था। इस बेचारी को क्या पता था कि इसे अपनी गलती का कितना बड़ा खमेसा भुगतना पड़ेगा। मैं बोली, किरण तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। मेरी बात सुनते ही वो नीचे की जानिब भागी थी, जबकि मैं उदास सी छत पर खड़ी रह गई थी। मेरी बहन ने जो भी किया था वो गलत किया था और अब वो दूसरी बड़ी गलती लड़के का नाम ना बताकर कर रही थी। ऐन मुमकिन था कि लड़के ने इससे किसी किस्म की कोई धमकी दी हो। खैर, अब मुझे इस सारे मामले को हल करना था। अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपनी बहन की जिंदगी की खातिर मैंने किरण को बहुत सख्त ताकीद की थी कि वो अपना बहुत ख्याल रखे, क्योंकि वो कमजोर सी थी। इस डिलीवरी के दौरान किरण की जान जाने का भी खतरा था। मैं इसके लिए डॉक्टर इरम से ताकत की अद्वियात लाती रहती थी। हर मुमकिन हद तक अपनी बहन का ख्याल भी रखती थी। एक दिन मैं काम से वापस घर गई तो अम्मी कहने लगी, शाह तुमने कैसी दवाई ला कर दी है किरण को? वो तो ठीक ही नहीं हो रही, सारा दिन सुस्त पड़ी रहती है, आंखें भी खींची खींची सी रहती है। मैं आज भरी पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी आप किस दुनिया में खोई हुई हैं? आपको कुछ एहसास भी है? हम बहनों का अब्बू के जाने के बाद आपका फर्ज बनता था कि आप बाप और माँ दोनों का फर्ज निभाती, मगर आप तो हमसे ला ताल्लुकी हो गई। या तो सारा दिन सोती रहती हैं या फिर टीवी देखती रहती हैं। अगर आपने किरण का ख्याल रखा होता तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। मेरी बात सुनकर अम्मी की रंगत बदल गई थी। वो कहने लगी, इशाल क्या हुआ है किरण को? मुझे सच सच बताओ, क्या वो ज्यादा बीमार हो गई है? खुदा ना खास्ते से कोई संगीन बीमारी तो नहीं होगी? तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाना, जो सच है मुझे बता दो। शायद मैं जज्बात में आकर अम्मी को सब कुछ बता ही देती, मगर तभी किरण कमरे से बाहर आ गई थी। वो अम्मी के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। इसने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे खामोश रहने का इशारा किया था। मैं ना चाहते हुए भी चुप कर गई थी। मैंने गुस्से से दरवाजा धाड़ की आवाज से बंद किया और अपने कमरे में अंधेरा करके लेट गई थी। मैं आने वाले वक्त
वक्तों से बहुत परेशान थी। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटता जा रहा था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हम क्या करेंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला और किरण कमरे में दाखिल हो गई थी। बाजी, मैं जानती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा राज है आपके पास। अब आप मुझे यूं ही नखरे दिखाएंगी, मुझे आपसे दब कर रहना पड़ेगा। मगर आप मेरी बात का यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। जिस दिन आपके सामने सारी असलियत आएगी आप बहुत शर्मिंदा होंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अम्मी को कुछ भी पता ना चले। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, फिर आपकी हरकतें मुझे मजीद दुखी कर देती हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैं आज बाहर ना आती तो आपने अम्मी को सब कुछ बता देना था। मगर यकीन करें, जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे डॉक्टर इरम का ही हाथ है। मैं बेकसूर हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं। क्या मैं आपको काबिल रहम नहीं लगती? जैसे सारी बात आपके सामने आई है, मैं तो आपसे नजर मिलाने के काबिल नहीं रही। अम्मी को कुछ भी पता चला तो मैं मर जाऊंगी। मुझे आज सच में अपनी बहन पर बहुत तरस आ गया था। मैंने उठकर इसे गले से लगा लिया था। मैं इसे आज भी बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर मैं चुप कर गई थी। मैं डॉक्टर इरम से भी एक बार इस्तफसार करना चाहती थी कि क्या पता मेरी बहन सच कह रही हो। अगले दिन मैं जब अस्पताल गई तो मैंने बहाने बहाने से डॉक्टर के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी। मैं बोली, डॉक्टर आप मेरी वालदा से पहले भी मिल चुकी हैं, क्या आपने कभी मेरी बहन को भी देखा था? मैंने महसूस किया था कि डॉक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया था। इसने थूक निगला और बोली, नहीं नहीं, मैं भला तुम्हारी बहन से कैसे मिल सकती हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बोली, दरअसल आप तो इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इस शोबे में आपका तजर्बा भी बहुत पुराना है। आप तो इसे देखकर ही पहचान जाती कि इसके साथ क्या मामला पेश आया है। डॉक्टर के चेहरे पर पल भर के लिए इत्मीनान आया था। वो कहने लगी, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मैंने इससे पहले देख लिया होता तो मैं पहचान जाती, मैं तुम लोगों की कोई मदद कर देती तो तुम लोगों की इस कर्ब से गुजरना ना पड़ता। मैंने सर हिला दिया और बाहर आकर खड़ी हो गई। मैं बारी के मुताबिक मरीजों को कमरे में भेजने लगी थी। मैं यही सोच रही थी कि शायद किरण का सच कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा। जो कुछ वो अपने दिल में छुपा कर बैठी है वो हमेशा वहीं दफन हो जाएगा। मगर मैं कहाँ जानती थी कि खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। वक्त पर लगाकर उठ गया था। अब किरण की डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ चुका था। डॉक्टर ने इसे 30 मई की तारीख दी थी। मैंने किरण का हाथ थाम लिया था। मैं बोली, औरत जब माँ बनने वाली होती है ना तो कुदरती तौर पर इसके दिल में बच्चे की मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो अपने बच्चे को चाहने लगती है। तुम बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? क्या तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि तुम अपने बच्चे को अपने पास रखोगी? अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे बता दो, मैं कोशिश करूंगी कि माँ और बच्चे में जुदाई ना आए। किरण की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, बाजी हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, बस मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बाजी, जब मैं बच्चे को जन्म दे दूं और किसी कमजोर लम्हे का शिकार हो जाऊं तब आपने मेरी इज्जत बचानी है। आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा। आप वो बच्चा मुझसे छीन कर डॉक्टर को दे दीजिएगा और पैसे भी ले लेना। मुझे अपना बच्चा फरोख्त करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। मैंने सर हिला दिया था। मैं यही सोच कर परेशान हो रही थी कि अम्मी को क्या कहना है। अब ये भी नहीं पता था कि किरण की डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन के साथ। अगर ऑपरेशन होता तो इसे 3 दिन अस्पताल में रखना पड़ता और तब मेरे जहन में ये ख्याल आता कि मैं अम्मी से कह दूंगी कि किरण के गुर्दे का ऑपरेशन हुआ, इसमें पत्थरी थी जो कि जानलेवा साबित हो सकती थी, इसलिए ऑपरेशन निहायत जरूरी था। खैर, मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। ये 27 मई की रात की बात है जब मुझे किरण के कराहने की आवाज सुनाई दी थी। वो इस कदर तकलीफ दा आवाज से निकाल रही थी कि मैं गहरी नींद से बेदार हो गई थी। मैं जल्दी से उठकर किरण के पास आई और बोली, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोली, बाची मेरा वक्त आ गया है, कुछ करे मेरे लिए। मैं बेहताशा घबरा गई थी। रात के 2:30 बज रहे थे इस वक्त और डॉक्टर इरम कोई भी केस नहीं लेती थी। मैं बेहताशा घबराई हुई थी, हाथ पैर फूलने लगे थे। तब ये ख्याल आया। मैंने जल्दी से मोहल्ले की दाई को फोन करके अपने घर बुलाया। मैं बोली, मेरे घर एक औरत केस करवाने आई है, आप जल्दी से आ जाएं मगर मुकम्मल राजदारी से आइएगा। किसी को कानो कान खबर ना हो। ना ही वो मेरे जानने वाली थी, इसलिए इसने मेरी बात मान ली। घर आकर
जाकर जब इसने किरण को देखा तो दंग रह गई थी। वो बोली, ये क्या है? किरण तो कुंवारी थी। मैं बोली, बस इस बात को छोड़ें, आप इसका केस कर दें। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से डिलीवरी करी थी। किरण को अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी थी। सुबह हो चुकी थी और किरण अपनी बेटी से प्यार कर रही थी। अम्मी को अब तक किसी चीज का इल्म नहीं था, ना जाने वो कैसी लापरवाही। जहां तक दाई की बात थी तो मैंने इसे कह दिया था कि तुम ये राज अपने तक ही महदूद रखना। वो एक अच्छी औरत थी, मुझे उम्मीद थी वो किसी से हमारी बात नहीं करेगी। सुबह हुई तो किरण ने बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और बोली, बाची मैं यही समझूं कि ये कभी पैदा हुआ ही नहीं। आप ये डॉक्टर को दे दें और याद से पैसे भी ले आइएगा। मैंने सर हिला दिया। बच्चे को इतनी बड़ी से चादर में छुपाकर मैं अस्पताल ले आई थी। मैंने डॉक्टर इरम को बच्चा थमा दिया था। डॉक्टर इरम बेइंतहा खुश हो गई थी। इसने फौरन से पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, मेरी बहन ने आपका नाम लिया है। वो कह रही थी कि ये बच्चा आपकी वजह से इस दुनिया में आया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। थूक निगल कर बोली, इशाल, तुम पिछले कई बरसों से मेरे साथ काम कर रही हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, मगर तुम्हारी बहन एक ऐसी बात कर दी थी कि मुझे इसकी मदद करना पड़ी। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर कांप ही गई थी। मैं बोली, क्या मतलब आपका? क्या सच में इस बच्ची की पैदाइश के पीछे आपका हाथ था? मगर ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, इशाल, मैं आज के दिन तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दे देती हूँ। तुम घर जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखो। सारी बात इसी से मालूम कर लेना। मैं इसका राज इसकी इजाजत के बगैर तुम्हें नहीं दे सकती। मैं शिकस्ता कदमों से घर वापस आ गई थी। घर पहुंची तो एक तूफान मेरा मुंतजिर था। अम्मी ने चीख चीख कर पूरा घर सर पे उठा रखा था। इन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि इनकी कुंवारी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया है। मैं बहुत घबरा गई थी। किरण भी रो रही थी। मैंने मामले को संभालने की कोशिश की थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, अम्मी गुस्सा मत करें। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए थे। वो कहने लगी, बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। उम्मीद थी कि तुम अपना भी ख्याल रखोगी और किरण का भी, मगर तुमने तो इस गलत काम में इसका भरपूर साथ दिया है। मैं चुप हो गई और वो पैसे किरण के हाथ पर रखकर बोली, ये लो तुम्हारी अमानत। किरण ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोली, बाची ये आपके हैं। इन पैसों से हम आपकी शादी करेंगे। मुझे इल्म है कि आप भी अपना घर बसाना चाहती हैं, मगर अम्मी का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। मैं बोली, तुम क्या कहना चाह रही हो किरण? मुझे सारी बात खुलकर बताओ। किरण बोली, बाची एक दिन मैं अम्मी के साथ आपके अस्पताल गई थी। मैंने वहाँ एक औरत को इलाज के लिए रोते हुए देखा था। वो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर आप किसी औरत का बंदोबस्त कर दें जो मेरे शौहर से निकाह करके मुझे औलाद दे सके। मैं इससे मुंह मांगी रकम दूंगी। तब बाची मुझे आपका ख्याल आया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं इस औरत के शौहर से निकाह करके बच्चा पैदा करूंगी। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया और बोली कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, शाल बहुत नाराज होगी। ये सब सुनकर तब मैंने कहा कि मैं बाची की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, आप मेरे शख्स से निकाह करवा दें। डॉक्टर ने मेरी मुलाकात इस जोड़े से करवा दी थी और फिर हमारा निकाह हो गया और महज 2 मुलाकातों के बाद ही मैं हामला हो गई। मैंने गुनाह नहीं निकाह किया था। किरण की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी छोटी बहन तो बहुत ही हसास थी। वो मेरा कितना ख्याल कर रही थी। वो तो अम्मी से ज्यादा मेरे लिए सोच रही थी। मैं बोली, किरण तुमने ये क्या कर दिया? मुझसे मशवरा तो कर लिया होता। मैं किरण के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हो चुकी थी, मगर फिर यूं हुआ कि किरण को इसके शौहर ने तलाक दे दी थी। किरण की सौतन इससे बहुत खुश थी कि इसे औलाद मिल गई थी, इसलिए इसने किरण के लिए एक बहुत ही मुनासिब रिश्ता ढूंढ दिया था। किरण की शादी हो चुकी थी। वो अपने घर में खुश थी और किरण ने ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और आज मैं भी रुखसत होकर अपने शौहर के घर जा रही हूँ। जिंदगी अच्छी लगने लगी है। अम्मी भी बहुत खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।